अस्सलाम वालेकुम प्यारे रीडर्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपकी राइटर हबीबा राइट। सबके लिए लेकर आई हूं एक ज़बरदस्त नावल। तो स्टार्ट करते हैं इस नावल की किस्त नंबर 1। गहरी काली रात की वहशत को चमकते गरजते बादल मजीद वहशतनाक बना रहे थे। सारा शहर तारीक था, जैसे मौत का सन्नाटा हो। दूर दूर तक कोई जीरो नहीं नजर आ रहा था। गहरी खामोशी में तेज हवा अजीब सी आवाज़ें पैदा कर रही थी। हर जगह तारीकी थी, बिल्कुल इसकी ज़िंदगी की तरह। बिजली चमकती तो हर चीज़ एक लम्हे को रोशन हो जाती थी, मगर वो रोशनी इस रात की वहशत को मज़ीद बढ़ा रही थी। हाथ में हैंडी कैरी का हैंडल थामे खुद को बड़ी सी स्याह चादर में छुपाए वो डरी सहमी सी चलती हुई जा रही थी। इसकी मंजिल क्या थी वो खुद भी नहीं जानती थी। वह बुरी तरह कपकपा रही थी। बहुत मुश्किल से वो तेज़ हवा में चादर अपने गिर्द लपेटे हुए थी। जब हवा से चादर उड़ती थी तो इसका जख्मों से अटा चेहरा, फटे हुए होंठ और सर पर बंधी मोटी सी पट्टी दिखाई देती थी। गालों पे सूखे हुए आंसुओं के निशानात थे। इसके कदम भी शल हो चुके थे। चादर को बार बार ठीक करती हुई वो 2 ही कदम मजीद चल पाई तो लड़खड़ा कर गिर गई। आंख के करीब शदीद चोट आई और खून रसने लगा। इसकी हिम्मत जवाब दे चुकी थी। बेबसी की इंतहा पर खुद को खड़ा पाकर वो रो दी और आंखें बंद कर ली। वो हिम्मत हार चुकी थी। इसे शदीद तकलीफ महसूस हो रही थी। बैरूनी चोटों से ज्यादा अंदरूनी चोट जो इसने खाई थी वो इसकी जान लेने को काफी थी। निकल जाओ मेरे घर से बदकिरदार औरत, कहीं से बेरहम आवाजें फिर से इसका तआक्कुब करने लगी जो वो कुछ देर पहले सुनकर आई थी। तुम्हें अपने घर में रखकर मैं अपनी आने वाली नस्लों के लिए माहौल ख़राब नहीं करना चाहता। मुझे ये तो बताएं मैं कहाँ जाऊँगी। खुदा के लिए रहम करें प्लीज़, खुदा के लिए प्लीज़। इसे अपनी चीखों की आवाज़ आई। निकलो यहाँ से बेशरम फाहिशा औरत। इसकी बर्दाश्त ख़त्म हो चुकी थी। इसने सख्ती से आंखें मींची। किसी का मुस्कुराता हुआ चेहरा सामने आया। जमा ख्वाहिशा जानाना वो शरी आवाज़ इसके कानों में गूंजी तो जैसे इसके जख्म उधेड़ गई। इसने होंठों पे सख्ती से हाथ जमाए ताकि चीख कर रोक सके। क्यों 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 किया तुमने ऐसा, क्यों? वो पूरी कुव्वत से चिल्लाई। इसके सारे दुखों का लाने वाला वही था, वो जो इसके दिल की धड़कन हुआ करता था, वो जो इस पे आने वाली हर तकलीफ को खुद पर ले लिया करता था। मगर आज आज जब इसके साथ की इससे सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, इसके मान की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, तो वो कहीं नहीं था। मैं तुम्हें कभी मुआफ़ नहीं करूँगी, कभी नहीं। सुन रहे हो तुम? वो पागलों की तरह चिल्ला रही थी। तुम मुझे छोड़कर चले गए, सुन रहे हो? तुम जैसा बेवफा भी कोई होगा। तुमने बेवफाई की है, सुना तुमने? वो ज़मीन पर मुठ्ठियाँ बना बना कर मार रही थी। इसका बस नहीं चल रहा था कि वह शख्स को गिरबान से पकड़कर सवाल करे कि क्यों इतनी बड़ी सज़ा दी इसने। तुमने कहा था कि तुम मुझे कोई सज़ा नहीं दोगे। झूठे हो तुम, झूठ बोला था तुमने। मक्कार फरेबी झूठे कहते थे कि तुम मुझे माफ़ कर चुके हो, मगर तुमने क्या खूब बदला लिया, खूब बदला लिया। मैं तो तुम्हें बद्दुआ भी नहीं दे सकती। इतनी बड़ी सज़ा भी कोई किसी मुजरिम को देता है भला? इसने फिर से आंखें मींची। मुझे ज़िंदा नहीं रहना, या अल्लाह मुझे ज़िंदा नहीं रहना। इसकी ने शिद्दत से दुआ की। इसकी ज़िंदा रहने का जवाज़ ही ख़त्म हो चुका था। इसकी सब खुशियाँ छिन चुकी थी। पल भर में वो आसमान से पाताल में गिरी थी। इसके सभी रिश्ते छिन गए थे। माँ बाप, बहन भाई और वो जिसके दम पर वो खुद को दुनिया की खुशकिस्मत तरीन लड़की समझने लगी थी। बड़े बड़े ख्वाब पा चुकी थी, मगर वो भूल गई थी कि ख्वाब तो झूठ हुआ करते हैं। मुझे ज़िंदा नहीं रहना, या अल्लाह मुझे मौत दे दे। मेरी ज़िंदगी का जवाज़ ही ख़त्म हो गया। मैं किसके लिए जीऊँ मैं? यकदम वो रुकी। धुंधली आंखों के सामने एक साया सा लहराया। कोई सामने खड़ा था, छोटा सा मासूम बच्चा जिसका चेहरा तो वो देख नहीं पा रही थी, मगर इसे इसकी सिसकियों की आवाज़ महसूस हो रही थी। इसके दिल को इन सिसकियों ने तार तार किया था। हाथ बढ़ाकर इसने इस तक पहुंचने की कोशिश की। सिसकियों की आवाज़ मुसलसल इसके कानों तक पहुंच रही थी, मगर वो इस तक पहुंच नहीं पा रही थी, ना ही इसका चेहरा देख पा रही थी। मामा एकदम धमाका सा हुआ था। इसके सुन हो रहे हवासा पर से एक पर्दा सा हटा था। इसके पास जीने का जवाब था। हाँ, वो कैसे भूल गई इतनी बड़ी बात? वो कैसे भूल गई कि ज़िंदगी ही तारीख काल कोठरी में अल्लाह ने इसे जीने की नई वजह अता की थी? वो इसके बारे में कैसे भूल गई जिससे ज़िंदा रखने के लिए वह हर रिश्ते से मुकाबला करके आई थी? इसकी ज़िंदगी के लिए वह हर तूफान का अकेले मुकाबला करके आ रही थी। वो खुद को कमज़ोर अकेला समझने लगी थी, मगर वो कैसे भूल गई कि वो अकेली नहीं है। इस तारीख रात में वो अकेली नहीं थी, ना ही कमज़ोर थी। माँ कभी कमज़ोर नहीं हुआ करती। आप कैसी माँ हैं? आप मुझे मारना चाहती हैं? मेरा क्या कसूर है मामा? इस मासूम सी आवाज़ सुनाई दी। इसने नफ़ी में सर हिलाया और उठकर इस तक पहुंचने की कोशिश की। तुम्हारा कोई कसूर नहीं है मेरी जान, आप मुझसे नफरत करती हैं, इसीलिए दूसरी दफ़ा मुझे मारना चाहती हैं। वो मासूम आवाज़ लड़खड़ा गई जैसे वो रो रहा हो। इसके दिल पर ज़रब सी पड़ी। आप मुझसे नफरत क्यों करती हैं? पापा भी मुझे प्यार नहीं करते। मैं तो आप दोनों से प्यार करता हूँ। मुझे मत मारे मामा, प्लीज़ मामा। पल भर में इसकी बद्दुआ बदली। या अल्लाह नहीं, मुझे नहीं मारना। इसे ज़िंदगी अता कर दें, या अल्लाह मेरे बच्चे को बचा दें।
सर झटकर इसने आंखों के आगे छाई धुंध को हटाया। बच्चा अब कहीं नजर नहीं आ रहा था। इसे समझा चुकी थी कि ये सब इसके लाशऊर में चल रहा था, मगर इन मासूम सिसकियों ने इसे तोड़ा नहीं था, एक हिम्मत दी थी, हौसला दिया था कि वह लड़खड़ाते हुए उठ खड़ी हुई। मुझे तुमसे नफरत क्यों होगी मेरी जान, बाबा भी तुमसे बहुत प्यार करते हैं। अपने पेट पर हाथ रखते हुए इसने अपनी आंख का जख्म आस्तीन से रगड़कर साफ किया। दुनिया बहुत जालिम है मेरी जान, बहुत ज्यादा। मैं तुम्हें मारना नहीं चाहती, बिल्कुल भी नहीं। तुम तो मेरी जान हो, मेरे जिंदा रहने का वाहिद जवाब। वह इस नन्ही सी जान से बेहद शर्मिंदा थी, जिसकी जान की हिफाजत का ज़िम्मा खुदा ने इसे सौंपा था। दीन के वाज़ेह अहकाम थे कि औलाद को कत्ल करना कबीरा गुनाह है, मगर वो पहले भी दानिस्ता तौर पर और अब नादानिस्ता तौर पर इसे मारने की कोशिश कर चुकी थी। आई एम सॉरी, सो सॉरी, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी मेरा बच्चा। मेरी जान, मामा तुमसे बहुत प्यार करती हैं, बहुत ज़्यादा। इसने इससे वादा किया था कि वो इसे कुछ नहीं होने देगी। इसे अब रो रो कर खुद को कमज़ोर नहीं करना था। अपने आंसू रगड़ कर साफ किया और हैंडल थामा। और जब होते हैं ज़िंदगी के खेल भी, सोचा कुछ जाता है, चाहा कुछ जाता है और हो कुछ जाता है। वो हिम्मत से चलती हुई जा रही थी। इसे पता था इसे कहाँ जाना है। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी, कुछ नहीं। मैं तुम्हें नाकर्दा गुनाह की सज़ा नहीं दूंगी, कभी नहीं। मैं कभी तुम्हें मारने का सोच भी नहीं सकती, वो कहती चली जा रही थी। शादी का घर था और चारों तरफ चहल पहल थी, कहीं खिलखिलाहटे थी तो कहीं कहके। मेहंदी की भीनी भीनी खुशबू ने सारा आंगन महकाया हुआ था। गेंदे के फूलों की जैसे बाहर आई हुई थी। रोशनियों से मुनव्वर वो घर किसी बादशाह की रिहाइश गाह मालूम होने लगा था। महलनुमा घर के वसी छत पर खिले आसमान तले कालीन पर तकिए वगैरह रखे वो सब शुगल में मसरूफ थी। नीले पीले रंग बिरंगे लिबासों में वो सब मिलकर कौसे कज़ा ही लग रही थी। सभी कज़न शबाना बुआ की भांजी निगोह के गिर्द घेरे डाले बैठी थी, जो ढोलकी बजा रही थी। ये इजाफी इंटरटेनमेंट थी, वरना रस्में तो कब की ख़त्म हो चुकी थी। वो दूसरों से हटकर अपने आप में ही मगन तारों भरी खूबसूरत रात से लुत्फ़ अंदोज़ हो रही थी। छत की दीवार पर दोनों बाजू रखे हुए आसमान की जानिब देख रही थी, जैसे इस पूरी महल से इसे कोई सरोकार ना हो। इसके खिले हुए खूबसूरत बाल उड़ उड़ कर इसके चेहरे पर झूल रहे थे। वक्फे वक्फे से इनको पीछे करती हुई वो आरिश की नज़रों का मरकज़ बनी हुई थी। इससे काफ़ी फासले पर खड़ा वो अपने दूसरे दोस्तों से बातें करता हुआ वक्फे वक्फे से इस पर नज़र डाल लेता था। अगर वो देख लेती तो इसका कत्ल होना आज तय था। वो ऐसी ही थी, सबसे अलग और बदतमीज़, लेकिन इसे अपनी वही अक्खड़ मजाज और बदतमीज़ी कज़न न जाने क्यों बहुत पसंद थी। इसका घोरना, इसकी बदतमीज़ी कुछ भी बुरा नहीं लगता था। महफिल सिर्फ लड़कियों की थी, बाकी सबकी जिद पर आज इसने पहली बार यहीं रुकने का इरादा किया था। सभी कज़न्स इकट्ठी थी, इसीलिए इन दोनों बहनों ने भी माँ बाप से यहाँ रुकने की इजाज़त ले ली थी। इसकी छोटी बहन आयशा इससे बहुत मुख्तलिफ थी, हंसमुख और जिंदा दिल। शायद इसी ने इसे आज यहाँ रुके रहने पर मजबूर किया था। दमला, तुम भी आओ ना। मनाहिर की बात पर वो मुड़ी और इनकी जानिब देखा। पीली कामदार पूरे तंग आस्तीनों वाली खूबसूरत फ्रॉक में वो बेइंतहा खूबसूरत लग रही थी। तुम लोग गाओ, मैं सुन रही हूँ। मरवतन मुस्कुराते हुए वो इन तकाई और आशी के बराबर बैठ गई। वो आरिश की नज़रों के मजीद करीब हो गई थी। हमें भी तो सुनाने का मौका दो ना, हमजा ने आस्तीने चढ़ाते हुए लुकमा दिया। जी नहीं, अभी सिर्फ लड़कियों की महफिल है, तुम लोग कल मेहंदी पर शौक पूरा कर लेना। अरीज ने इसे मुंह चढ़ाते हुए कहा। आलू मटर पकाए हुए ने इसने ढीठ बनते हुए खुद ही गाना शुरू कर दिया। कुड़िया पसंद कर लो मुंडे ढोलकी ते आए हुए ने, इसने फर्जी कॉलर अकड़ाते हुए कहा तो सबने मुंह पर हाथ रख लिया और कह के रोकने लगी। मुंडे तो देखो जरा, क्या हुआ, इतना हुस्न नहीं देखा पहले कभी। आरिश ने अपना हिस्सा डालते हुए कहा तो आशिक के गाल जरा से सुर्ख हुए। अस्तगफुरुल्लाह, सभी ने एक ज़बान होकर कहा। वो इधर ढोलकी वो निगोह से ढोलकी लेकर इनके बीच बैठ गया। इसके साथ ही ज़मज़ा और आसाइम भी ज़बरदस्ती बैठ चुके थे। लड़कियों ने इन्हें घूर कर हटाने की कोशिश की। बल्ले बल्ले नी टोर पंजाबंदी, जुत्ती खुल दी मरोड़ा नहीं ओ चल दी टोर पंजाबंदी। उन्होंने गाना शुरू किया। नहीं नहीं नहीं, बस बहुत हो गए मुकाबले, उठो यहाँ से। मुकाबले से डर रही हैं लड़कियाँ। उन्होंने जानबूझकर इन्हें तैश दिलाने की कोशिश की और वो कामयाब भी हो चुके थे, क्योंकि लड़कियों में खुसर पुसर शुरू हो चुकी थी। वो इन सब के बचपने से बेजार सी थी। अरीज और आरिश को तो वहाँ बैठा देखकर दमला ने मुँह सा बनाया लिया। वो इसे अच्छे नहीं लगते थे, वजह भी कुछ खास नहीं थी। इसे अपनी भाभी के बहन भाई यानी अपने मामूजाद कजन्स पसंद नहीं थे। हालांकि इन्हीं के बड़े भाई की शादी थी, मगर वो सभी इसे एक आंख नहीं भाते थे। वह जब भाभी की जली कटी बातें और उखड़ा उखड़ा सा रवैया था। वह इसकी इस गलती की वजह से इसे दिन रात बातें सुनाती रहती थी, जो इसकी कम उम्री की नादानी थी। इसकी भाभी ने इसे इसका भाई छीना था। इसे हर वक्त इस माजी की याद दिलाती रहती थी, जिससे वह जान छुड़वाना चाहती थी, अपनी ज़िंदगी से खुर्च कर निकाल बाहर करना चाहती थी। भाभी के दो भाई आरिश और वाजिद, जबकि एक छोटी बहन अरीज थी, जो बैरून मुल्क पढ़ती थी, इसलिए इसे सिर्फ रस्मी सी अलीक सिलीक थी। जबकि आरिश वो तो मुस्कान भाभी से बिल्कुल अलग था, लेकिन फिर भी वो इसे अच्छा नहीं लगता था। वह सब मिलाकर अपनी अपनी जगह संभाल कर बैठ चुकी थी। डरती वरती नहीं है हम किसी से, ब्रिंग इट ऑन।
वो आंखें घुमाकर बेजारगी से आगे पीछे देखने लगी। घने बालों की माथे पर गिरती लिट्टों को पीछे करती वो अदाए बेनियाजी से अपने कजन्स को घूर रही थी। दो कारां बाजार आईयां झिड़क ना देव सोहनिए अखा करन दीदार आईयां। आरिश की नज़रें जिस तक ये पैगाम पहुंचा रही थी वो तो सबसे बेनियाज बैठी न जाने किन सोचों में गुम थी। बागे विच आया करो कंघी शीशा इसी देना आ तुसी टिंड लशकाया करो। इसी के जवाब पर कह के गूंज उठे गुड्डी गड्डी स्टेशन ते मोड़ी गुड्डी स्टेशन ते मोड़ी है जिन्हें इसी परी समझिया निकली बिल बतौरी है। दमला को कुछ और तो सुनाई ही देना बंद हो गया। इसके दिमाग में बस एक लफ्ज़ हथौड़े की तरह लगा था। बाकी सब हंस रहे थे, कह के लगा रहे थे, मगर इसके इर्द गिर्द की सारी दुनिया मंजमद सी हो गई थी। बिल बतौड़ी नासा चोड़ी आधा मुट्ठी आधी कोड़ी पंजाबी अल्फाज मगर पश्तो लहजे की रमक लिए किसी बच्चे की आवाज़ इसके लाशऊर में गूंजी तो इसने दुपट्टा मुट्ठियों में भेजा। इससे अपने आसपास हंसते मुस्कुराते चेहरे अब जहर लगने लगे थे। फिजा में घुटन का एहसास बढ़ने लगा। इसका दिल चाहा वहां से भाग खड़ी हो। आरिश की नज़रें बस इसी पर जमी थी और वह हल्का हल्का मुस्कुराते हुए गा रहा था। इसके जहन दिली हालत से बेखबर। दमला आशी अरे दमला पुत्र फूली हुई आवाज़ ने इनके गीतों के बीच में तोड़ा था। बुत बनी दमला भी इनकी जानी मुतवज्जा हुई। शबाना बुआ इसे आवाज़ें देती हुई मुश्किल से सीढ़ियाँ चढ़कर छत पर आई थी। इनका सांस फूला हुआ था। दमला पुत्र आशी पुत्र तुम दोनों के घर से बुलावा आया है। उधेड़ उम्र बुआ इन लोगों के यहाँ काम करती थी। इन्हें अबू ने शायद ड्राइवर के साथ भेजा था। बुआ फूफा ने आपको क्यों जहमत दी, मुझे कह दिया होता। आरिश ने उठते हुए कहा। वो तो इसके सदके वारी जाने लगी। इनकी मालकिन के भाई का मंझला और सबसे फर्माबरदार बेटा जो था। बड़ों का एहतराम और सबसे खुश अखलाकी से पेश आने की आदत इसे और इसकी छोटी बहन अरीज को अपने बाप से विरासत में मिले थी। सबसे बड़ा बेटा वाजिद मिली जुली आदत का मालिक था। मिस्कान ने तो बिल्कुल अपनी माँ की आदतें पाई थी, कठोर और सख्त दिल, खुद पसंद और इंतहा की बदमिजाज। सदके जाओ पुत्र, बस बच्चियों को पैगाम देने आई थी। आशा ने मुँह बसो लिया। क्यों, इजाज़त तो ली थी ना, साहिब बुला रहे हैं, इनके कोई दोस्त आए हैं, बुआ ने बताया। दमला के दिल ने एकदम जैसे खतरे की घंटी बजाई। वो तेज़ी से उठकर इन तक आई। कौन आया है, इसने कुछ झिझकते हुए सवाल किया। वो जो पठान है बड़े सोने से, क्या नाम था, वो सोचने लगी। बुआ के एक लफ्ज़ ने इसकी सांसें रोक दी। फारूक खान, आयशा ने बिजली की रफ्तार से उठते हुए कहा। हाँ हाँ वही वही। इनकी भूली हुई याददाश्त आयशा के जुमले से वापस आई थी। वाओ आपी, फाइनली आगा जान आए हैं। मैं तो कहूँगी कि मुझे भी अपने साथ सवात ले जाएं। उफ कितना प्यारा इलाका है ना। मैंने इंटरनेट पे देखा था। दमला तो एक दफ़ा कपकपा सी गई थी, कहीं वो ना आ गया हो वो जो इसकी ज़िंदगी का सबसे भयानक ख्वाब था। कोई बात नहीं दमला, मुँह ना लटकाओ, चली जाओ। अब मेहमान तुम लोगों से मिलने आए हैं, मना कर दोगी तो बुरा लगेगा। वैसे भी वाजिद भाई की शादी के लिए इनको मेरे अब्बू ने दावत दी थी। अरीजा ने इसके तासुरात देखते हुए कहा तो वो कदरे हैरान हुई, क्योंकि फारूक खान तो जावेद मामू के नहीं, इनके अब्बू के दोस्त थे। अच्छा ना चलें भी। आशा फौरन तैयार थी। ऐसे भी कौन से स्पेशल मेहमान है आशी मैडम। बाकी कज़न ने मुंह बसोरे। कहीं इनका कोई ही हैंडसम सा बेटा तो नहीं। चटा, वो चारों मेरे भाई हैं, इसने इन्हें चुप करवाया। और यानी इनके 4 बेटे हैं। ओह हाँ याद आया, इनका पुत्र भी साथ है। माशाल्लाह क्या हुस्न दिया है अल्लाह ने पठानों को। मेरी तो नज़र ही नहीं हट रही थी। अपना सोना ऐना सोना, माँ दा पुत्र ऐना सोना, क्या बताऊँ, अल्लाह नज़र ना लाए। बुआ की बात सुनकर सभी इनके गिर्द यकदम घेरा डालकर खड़ी हो गई। हैं वाकई कहाँ आया है, तुम लोगों के घर आया है, मुझे भी देखना है। कहीं मैरिड तो नहीं आयशा, तुम बताओ, फिज़ा ने सवाल किया। बस करो फिज़ा, क्या पता, 4 बच्चों का बाप हो। पठान वैसे भी जल्दी शादियाँ कर देते हैं। मैंने भी एक को देखा था, वो शक्ल से 22 साल का लगता था, लेकिन जब पूछा तो पता चला कि हकीकतन इसके 4 बच्चे भी थे। अरीज ने इनके रंग में भंग डालने की पूरी कोशिश की, मगर इन सब ने बुआ राशि पर सवालात की बौछार शुरू कर दी। आया कौन है, अरबाज भाई या गुलबाज भाई? दमला ने इनकी बातों को नज़रअंदाज करते हुए दिल की तसल्ली को 2 नाम लेकर बुआ से सवाल किया। वो मानना ही नहीं चाह रही थी कि इन दोनों के अलावा कोई और हो। वो चाहती थी कि गुलबाज या अरबाज में से ही कोई हो। पता नहीं क्या नाम है, बड़ा औखा सा नाम था। वो फिर से सोचने की मशक्क़त में पड़ गई। आरिश ना जाने क्यों वो नाम लेना नहीं चाह रहा था जो इसके जहन में गूंज रहे थे। इन दोनों से तो जैसे इसकी बचपन से रुकावट थी। हालांकि आमने सामने आने का इत्तेफाक बहुत कम होता था। जब कभी हुआ भी था तो सिर्फ इस वक्त जब वो अपनी फैमिली के साथ इसकी फूफो के यहाँ एहसन फूफा से मिलने आते थे। वो इनको जानता नहीं था, मगर फिर भी वो इसे अच्छे नहीं लगते थे, क्योंकि दमला इनके आते ही बाकी कज़न्स खसूसन आरिश को नज़रअंदाज ही कर दिया करती थी। गर्ल्स, आपको बता दो कि हमारे प्यारे अंकल और हमारे आगा जान के चारों बेटे माशाल्लाह हैं। अगर अरबाज भाई या फिर गुलबाज भाई में से हैं कोई, तो फिर तुम लोगों को चांस ही नहीं बनता, क्योंकि वो मैरिड है। बल्कि अरबाज भाई की तो प्यारी प्यारी बेटियां भी हैं। ओह, सब ने मायूसी भरी आह ली, लेकिन आयशा ने तजस्सुस पैदा किया। अगर वो फिर से रुकी, बक भी चुको। अब नताशा ने बेसब्री से कहा, अगर शामिल भाई या मीर भाई में से कोई है तो फिर चांस बन सकता है गर्ल्स, क्योंकि दोनों अनमेरिड हैं और जैसा कि बुआ ने कहा, नज़र लग जाने की हद तक हैंडसम भी।
اس نے کچھ زیادہ ہی ڈرامائی انداز اپناتے ہوئے کہا تھا کہ سبھی لڑکیاں تجسس کا شکار ہو چکی تھیں۔ غیر شادی شدہ ہی ہے پتر، اس سے صاحب پوچھ رہے تھے کہ بیٹا شادی کب کر رہے ہو؟ ان کی ہوٹنگ اتنی بلند تھی کہ کان کے پردے تک ہل گئے۔ عائشہ تو ویسے ہی حمائل کی فین تھی، 3-4 سال پہلے وہ اسے کالج کی ٹرپ کے دوران ملا تھا، تب سے اس کے میر بھائی کے قصیدے سن سن کر دملہ اب عادی ہو چکی تھی۔ باتوں کی حد تک وہ برداشت کر لیتی تھی، مگر یوں اچانک اس کا سامنے آ جانا، وہ بھی اتنی سالوں کے بعد، شامل یا حمائل۔ دملہ نے خود پر قابو پاتے ہوئے بمشکل وہ نام ادا کیا جس سے اسے دنیا جہاں سے زیادہ نفرت تھی، پھر بھی اسے امید تھی کہ وہ نہیں ہوگا۔ پتر ان دونوں ناموں میں سے کوئی بھی نہیں، بس وہ ہے بڑا سونا، کسی ملک کا شہزادہ لگ رہا تھا۔ اچھا چھوڑو، مجھے بتاؤ زیادہ ہینڈسم کون ہے دونوں میں سے؟ مناہل نے سوال کیا۔ یہ تو ان کے گھر والے بھی نہیں بتا سکتے میڈم جی، وہ آئیڈینٹیکل ٹوینز ہیں، مطلب سمجھتی ہو نا، یعنی ایک دوسرے کی ڈپلیکیٹ۔ اوہ مائی گاڈ، واو! ان کا تجسس مزید بڑھنے لگا، مگر ایک وہ تھی جو دعائیں کر رہی تھی کہ دونوں میں سے کوئی بھی نہ ہو۔ اسے نفرت صرف ایک سے تھی، دوسرے نے اس کا کچھ نہیں بگاڑا تھا، مگر سارا مسئلہ ان کے ایک جیسے چہروں کا تھا۔ ایک کی وجہ سے وہ بخود دوسرے سے نفرت کرنے لگی تھی۔ ہاں یاد آیا، وہ پولیس کا آفیسر ہے۔ صاحب پوچھ رہے تھے کہ میرا بیٹا اب کون سے تھانے میں تبادلہ ہوا ہے۔ اس کا سانس رک گیا۔ دملہ تو جیسے پتھر کی ہوگی، یہ سچ نہیں ہو سکتا، وہ واپس نہیں آ سکتا تھا۔ اسے لگا اس کی دعائیں ہمیشہ کی طرح رد کر گئی ہیں۔ اسے کھلی فضا میں گھٹن محسوس ہونے لگی، اسے لگا کہ اس کا سانس بند ہو جائے گا۔ اوہ مائی گاڈ، حمال بھائی، واہ! دیکھا، انہوں نے پرومس کیا تھا مجھ سے کہ وہ آئیں گے، اور دیکھا وہ وعدے کے پکے ہیں۔ مجھے پتا تھا کہ شامل بھائی تو اتنے سالوں سے پاکستان ہی نہیں آئے، تو یہاں کیسے آئیں گے؟ شکر ہے شکر ہے شکر ہے کہ حمائل بھائی ہیں۔ چلے پاپی، وہ تو پاگل ہوئی جا رہی تھی، اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہاں اڑ کر پہنچ جائے۔ لیکن بوا نے تو کسی میر نام لیا ہے، حمائل نہیں۔ ثنا نے آشی سے کہا۔ اوہ بدھو، ان کو ہی بچپن سے ان کے گھر والے اور ہم پیار سے میر یا میرو کہتے ہیں۔ اس نے بڑے فخر سے ہم کہا تاکہ ان لوگوں کو جتا سکے کہ وہ بھی ان کے گھر کے افراد میں شامل ہے، حالانکہ مصروفیات نے کئی سالوں پہلے کے تعلقات کو کہیں دور ہی کر دیا تھا۔ وہ سب کسی قدر متاثر بھی ہو چکی تھی کہ انہیں حمائل کے بارے میں مزید جاننا تھا، مگر عائشہ تب تک ہرگز رکنے والی نہیں تھی۔ بوا سے پہلے وہ تیز تیز قدموں سے سیڑھیوں کی جانب لپکی، جبکہ دملہ وہ وہیں کھڑی تھی، پتھر کی مورت بنی، اس انتظار میں کہ بے شمار دفعہ کی طرح اس بار بھی یہ سب صرف اس کا ڈراؤنا خواب ہو، کاش وہ واپس نہ آیا ہو۔ قسم سے انا سونا بولتے ہیں نا، کیا بتاؤں وہ کیا کہتے ہیں، سونی منموہنی صورت کے ساتھ ساتھ بول چال سونے پہ سہاگا ہیں، عائشہ نے اپنی کزن کی جانب دیکھتے ہوئے کہا تھا، مگر دملہ کے زخم ادھیڑ گئی تھی۔ عارش نے اسی لمحے اس کے زرد پڑتے چہرے کو دیکھا، مگر الجھ گیا، وہ اس کے تاثرات کو نام نہ دے سکا۔ عائشہ جاتے جاتے پھر واپس پلٹی اور دملہ کو وہیں کھڑا دیکھ کر گھسیٹتی ہوئی اپنے ساتھ لے جانے لگی۔ باقی سب تو اپنے کاموں میں مصروف ہو گئی، لیکن عارش الجھن زدہ وہیں کھڑا رہا اور اس راستے کو دیکھتا رہا جہاں سے وہ گزر کر گئی تھی۔ اس کے تاثرات میں محبت یا پسندیدگی جیسی کوئی چیز نہیں تھی، پھر بھی جو چیز اسے بے سکون کر گئی تھی وہ یہ تھی کہ ان تاثرات میں اگر پسندیدگی نہیں تھی تو ایک پرانے دوست والے تاثرات بھی نہیں تھے، وہ کچھ اور ہی تھا جو وہ چاہ کر بھی سمجھ نہیں پا رہا تھا، وہ سمجھ سکتا ہی نہیں تھا۔ اگر اسے ان تاثرات کے پیچھے چھپی اصل کہانی کا علم ہو چکا ہوتا تو ایک لمحے کے اندر 3 خاندانوں میں بھونچال آ جاتا، احسان خالوں کے خاندان میں، اس کے اپنے خاندان میں، اور خان زادوں کے خاندان میں۔ عائشہ تو گاڑی سے اترتے ہی لاؤنج کی جانب بھاگ گئی۔ دملہ 5 منٹ تک گاڑی سے باہر ہی نہیں نکلی تھی، مگر پھر اس نے اپنی تمام تر گھبراہٹ اور خوف کو بالائے طاق رکھتے ہوئے ایک ارادہ کیا تھا، یہ تو ہونا ہی تھا، ایک نہ ایک دن اسے سامنے آنا ہی تھا۔ وہ گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر نکلی، کپکپاتے ہوئے، خوف کے مارے پسینے میں ڈوبے ہوئے ہاتھوں کو ایک دوسرے میں پھنسایا۔ مجھے اس کے سامنے کمزور نہیں پڑنا، اس نے خود سے کہا، پھر ماتھے پر آئے ہوئے پسینے کے قطرے رگڑ کر صاف کیے۔ اس کا سامنا کرنا ہے بہادر بن کر۔ اس نے لمبے لمبے سانس لے کر خود کو اعتماد دلوایا اور چہرے پر مصنوعی مسکراہٹ سجائے وہ گھر کے اندر کی جانب چل دی۔ ہر قدم پہلے سے مزید بھاری ہوتا جا رہا تھا، اس کا ایک دل چاہا کہ وہاں سے سرپٹ توڑ لگا دے، مگر وہ ارادہ کر کے آئی تھی، نہیں اس بار میں نہیں، وہ ہارے گا۔ ایک جنون کے ساتھ وہ گھر کے اندر داخل ہوئی، اب اس کا رخ لاؤنج کی جانب تھا، وہ تیز تیز قدم بڑھا رہی تھی، آج اسے چھوڑنا نہیں تھا، وہ سب کے سامنے اس کا راز کھولنے والی تھی۔ آ بھی جاؤ مہارانی صاحبہ، کچن سے بھابھی نے آ کر اسے دیکھتے ہوئے ناگواری سے کہا تو اس کے بڑھتے قدم رکے۔ خدمتیں کرنے کو میں ہی رہ گئی ہوں، آ کر دیکھ لو اپنے پیارے انکل جی کو کیا کھلانا ہے، بھائی کی مایوں چھوڑ کر آئی ہوں تاکہ ان کی خدمتیں کر سکوں۔ وہ معمول سے زیادہ ہی تپی ہوئی تھی، حالانکہ سارے گھر سے لے کر کچن تک میں کام سب نوکروں نے سنبھالا ہوا تھا، اسے بس ان کی نگرانی کرنے کو کہا گیا تھا۔ وہ عاشی اور اس سے پہلے خود ہی ابرار بھائی کے ساتھ آ گئی تھی، کسی نے بھی انہیں مجبور نہیں کیا تھا، پھر بھی ان کے بھڑکنے کی وجہ سمجھ سے باہر تھی۔ دملہ کے پاس بھابھی کے ساتھ فضول الجھنے کا وقت نہیں تھا، یہاں اس کی زندگی ہی سولی پہ لٹکی ہوئی تھی۔ ان کو نظر انداز کرتے ہوئے وہ آگے بڑھ گئی۔ ارے دیکھو تو صحیح بدتمیز لڑکی، اس نے اپنے پیچھے ان کو بڑبڑاتے ہوئے سنا، مگر یہ سب اب اس کے لیے بے معنی تھا۔ لمحہ لمحہ خود کو جوڑتے ہوئے وہ لاؤنج کے کنارے پر پہنچی۔
लाशऊरी तौर पर इसकी नज़रों ने सबसे पहले एक ही चेहरे का ताक़ुब किया, मगर वो इसे नज़र नहीं आया। अबरार ने इसे देखते ही कुछ नागवारी से नज़रें दूसरी जानिब फेर ली थी। आयशा अब्बीजान के साथ बैठी बेतकल्लुफ़ी से बातें कर रही थी। अब्बू और आकाजान अपनी बातों में मसरूफ़ थे, जबकि अम्मी भी जान से वक्फे वक्फे से कुछ पूछ रही थी। वो इन लोगों को तकरीबन 5 साल बाद देख रही थी। कभी वो इनके घर के फ़र्द की तरह हुआ करती थी। आकाजान इसे 5 साल पहले से कुछ ज़्यादा उम्र के लगे, फिर भी बावकार और रौबदार से थे। घनी मूंछें, सर पर पेशावरी टोपी और कंधों पर हमेशा की तरह चादर फैलाई इसने बीजान को देखा। वो पहले जैसी ही थी, खूबसूरत, नरमगू और प्यार करने वाली। ओह बच्चे, वहाँ से गिर जाओगी, नीचे आ जाओ, पहाड़ पे तुम नहीं चढ़ सकती। चढ़ सकती हूँ बीजान, मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ। मेरे बच्चे, नीचे आ जाओ ना। बचपन के कुछ मंजर आंखों के आगे लहराए तो हल्की सी मुस्कुराहट इसके लबों पर फैल गई। इनका मीठा सा अंदाज, जिसमें पश्तो लहजे की रमक थी, इनका इसे मेरे बेटे बच्चे कहना बहुत अच्छा लगता था। इन सालों में इसे लगता था कि वो इन सब से नफरत करने लगी है। इसने कभी इनसे फ़ोन पर भी बात नहीं की थी, मगर वो गलत थी। आज भी वो इनका अदब व एहतराम करती थी और कहीं ना कहीं बचपन के गुजरे लम्हों को शिद्दत से याद भी करती थी। मगर फिर वो भयानक रात और एक दरिंदे का चेहरा नज़रों के सामने आ जाया करता था, जो इसे तलक से तलक तरफ बनाता चला गया। जारी है तो प्यारे रीडर्स, ये रही आज की एपिसोड। फिर मिलते हैं इसी नॉवल के नेक्स्ट पार्ट पर। तब तक के लिए प्यारे रीडर्स, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।